नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, गुप्त साम्राज्य जो है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे पहले वाला जो वीडियो था, इसमें मैंने आपको गुप्त राजाओं के बारे में बताया था, एक लाइन से क्रम से। अब बात करेंगे हूण के बारे में कि हूण कौन थे, और साथ साथ में जो गुप्त है उनकी राजनीतिक व्यवस्था। तो पहले एक शब्द आ रहा है हूण। देखिए, हूण इंग्लिश में ऐसे हूण, ये कौन थे तो बोलेंगे हूण। ये विदेशी शासक थे, धीरे धीरे भारत के अंदर आए, इनका भी भारतीयकरण हुआ, भारतीय संस्कृति को बाद में ये अपनाए। जो हूण का सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप और भारत में ऑलमोस्ट उत्तरी भारत में शासन था। तो हूणों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये कहाँ के मूल निवासी थे। देखिए, थोड़ा दिखाई देगा आपको एक मैप में इंडिया का। जो ये कौन सा है आपका, ये वाला इलाका देखिए, यहाँ पे कैस्पियन सागर दिखाई देगा आपको। कैस्पियन सागर ईरान के ऊपर में है, कैस्पियन सागर। ये पूरा इलाका हिंदू कुश के नीचे क्या कहलाता है तो बोलते हैं साउथ एशिया कहलाता है। हिंदू कुश पर्वत जो है इसके नीचे अफगानिस्तान से गुजरता है ये हिंदू कुश। और इस साइड में आपको पूरा दिखाई देगा कैस्पियन सागर के अंडर में ये पूरा इलाका, ऑलमोस्ट ऐसे करके ईस्ट यूरोप, क्या बोलेंगे, ईस्ट यूरोप। और ये सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। फिर से एक बार नाम देख लीजिए, सेंट्रल एशिया अर्थात मध्य एशिया। जो सेंट्रल एशिया है उसमें 5 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपके आते हैं ये वाला इलाके में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है और तजाकिस्तान। 5 देश आते हैं सेंट्रल एशिया में, भारत के ऊपर है। पुनः ईस्ट यूरोप में आते हैं जो आपका रूस का वोल्गा नदी है, इसके इस साइड में यूराल की इस साइड पर्वत जो है, कैस्पियन सागर, यूराल माउंटेन, वोल्गा नदी के इस साइड वाला पोर्शन क्या कहलाता है, पूर्वी यूरोप। तो 2 इलाके जिसपे हूणों का शासन होता था, सेंट्रल एशिया पे, पूर्वी यूरोप पे, साथ साथ बोलेंगे कि दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में हिंदू कुश के नीचे, जिसमें भारत के साथ साथ नेपाल और आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये वाला पूरा इलाका आ रहा है, इसमें भूटान भी शामिल है। तो हिंदू कुश पर्वत, हिमालय पर्वत के नीचे में पूरा इलाका क्या कहलाता है, दक्षिण एशिया। इस दक्षिण एशिया का उत्तरी भाग पे शासन करते थे। तो आप बोलेंगे कि हूण जो थे ये खाना बदोश जनजाति था। सबसे पहला क्या थे, खाना बदोश थे, नोमाडिक थे, अर्थात पशुपालक थे। वो अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण करते रहते थे। कहाँ पे रहते थे बोलेंगे, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में निवास करते थे। मूल निवासी कहाँ के थे, सेंट्रल एशिया के, तो मध्य एशिया यहाँ के मूल निवासी थे। ये खाना बदोश थे, अपना प्रारंभिक जीवन स्टार्ट किए थे। शीघ्र ही इस साइड जो ईस्टर्न यूरोप वाला इलाका था और जो भूमध्य सागर का पूरा क्षेत्र था, रोमन साम्राज्य के अंडर में आता था उस समय। ये जो पीरियड है उस समय का पीरियड बोलेंगे 4वीं से लेके 6वीं शताब्दी तक। इसमें एडी है आफ्टर दे, अर्थात 4 से 6वीं शताब्दी ईसा वर्ष बाद इनका मूल निवास होता था सेंट्रल एशिया। और इसी में इनके समकालीन होते थे बोलेंगे रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य के ही क्षेत्र में ये निवास करते थे, खाना बदोश थे। शीघ्र ही रोमन साम्राज्य के लिए इन्होंने काम करना प्रारंभ किया, उनको सैनिक सेवा देना प्रारंभ किया। रोमन साम्राज्य जो था पूरा ईस्टर्न यूरोप तक था, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र में था, और इवन जो दक्षिण एशिया का पश्चिम वाला इलाका है वहाँ तक रोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो रोमन साम्राज्य के साथ ये संपर्क में आए
उनको सैन्य सेवा देते थे। हूण जो थे इनके लिए मिशनरी का काम करते थे। जैसे वागनर मिशनरी प्राइवेट आर्मी, अभी नाम सुनते होंगे सुर्खियों में। किसके साथ लड़ाई कर रही है ये? तो यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रही है। किसके लिए लड़ाई कर रही है? तो रूस के साथ एक प्राइवेट आर्मी है, तो वागनर मशीनरी। तो इसी तरीके से सैन्य सेवा देने वाली प्राइवेट आर्मी का काम करती थी रोमन साम्राज्य के लिए। फिर रेड करती थी, छापे मारने, बोलेंगे छापेमारी करती थी दुश्मनों के इलाके में। फिर लूटपाट का काम करती थी। इनके जरिए हूणों ने खूब पैसा कमाया। सैन्य सेवा के बदले रोमन साम्राज्य के द्वारा सोना मिलता था। छापेमारी के द्वारा इनको बहुमूल्य सोना चांदी प्राप्त होते थे। फिर लूटपाट के जरिए अलग से पैसा प्राप्त होता था इनको। किनको प्राप्त होता था? हूणों को बोलेंगे, हूणों को प्राप्त होता था। धीरे धीरे ये मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये दास व्यापार प्रारंभ किए। तो दास प्रथा भी इन्होंने प्रारंभ किया और दासों को भेजते थे यूरोप के व्यापार में। इस तरीके से इन्होंने भारी भरकम पैसा कमाया। और जो भारत के उत्तर से जाता था सिल्क रोड, क्या बोलेंगे, सिल्क रोड। ये कौन सा रोड है? जो चीन से यूरोप तक जाता था, बीजिंग से, यहाँ से चलता था सिल्क रोड। भारत के उत्तर में सेंट्रल एशिया से गुजरता हुआ यूरोप की ओर पहुंचता था। तो जो सिल्क रोड था, सिल्क रोड, इन्होंने शीघ्र ही पैसा कमाया इन सारी चीज़ों से और सिल्क रोड में जुड़ गए। सिल्क रोड के जरिए इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया। जो पूरा सेंट्रल इलाका है, ये देखिए सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है और आपका ईस्ट यूरोप वाला इलाका, ये घोड़े के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने सिल्क रोड में घोड़े बेचे, फिर अनाज की सप्लाई की, हथियारों की सप्लाई की। बाद में इससे और पैसा कमाए। पहले तो इनसे पैसा कमाए, तो पहले क्या था, इनसे पैसा कमाए। फिर बाद में सिल्क रोड में इन्होंने घोड़ा, अनाज, हथियार बेचना प्रारंभ किया। सिल्क रोड क्या है? एक ऐसा रोड है जो चीन से चलता था यूरोप देशी की ओर। इसका एक ब्रांच भारत की ओर भी आता था। भारत से मसाले, सूती कपड़े, हाथी दांत जैसे सामान जाते थे। अर्थात एक रास्ता जिससे ट्रेड हो रहा है। तो इसके जरिए आर्थिक स्थिति लगातार हूणों की मजबूत हुई। बाद में हूण रोमन साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गए। यहीं से स्टार्ट हुआ आपका हूणों और रोमन साम्राज्य के बीच युद्ध। देखिए, जो हूण थे और रोमन साम्राज्य, इनका युद्ध स्टार्ट हुआ। बार बार रोमन साम्राज्य पे हूणों ने अटैक किया। रोमन साम्राज्य कमजोर हो गया पूर्वी यूरोप में और सेंट्रल एशिया वाले क्षेत्र में। यहाँ पे इन्होंने कब्जा जमा लिया, एक क्षेत्र पे शासन करने लगे। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहला हूण शासक कौन है? उसका नाम है, प्रथम हूण शासक, उसका नाम है आपका उलदीन। उलदीन प्रथम हूण शासक है, उलदीन। इसका इतिहास में जिक्र होता है। इन्होंने अंत में रोमन साम्राज्य का विनाश कर दिया। एक बहुत बड़े क्षेत्र पे भारत, जिसमें भारत का उत्तरी भाग भी शामिल है, सेंट्रल एशिया, पूर्वी यूरोप, यहाँ पे शासन करते थे। अर्थात विशाल साम्राज्य इनका स्थापना हुआ। तो इतिहास में हूण साम्राज्य एक एम्पायर के रूप में जाना जाता है, 4 से 6वीं शताब्दी ईसा वर्ष। अब जब भारत में भी लगातार हूणों का अटैक हो रहा था, हिंदू कुश को पार करके सिंधु नगर, जो सिंधु बेल्ट है, सिंधु नदी, ये वाला पूरा इलाका था, पाकिस्तान वाला इलाका और भारत का कुछ इलाका, यहाँ पे बार बार अटैक हो रहे थे। कहाँ पे अटैक हो रहे थे? बोलेंगे पंजाब में, पंजाब सिंध वाले क्षेत्र में। ये भारतीय प्रांत थे, इस पे हूणों का बार बार अटैक हो रहा था। यहाँ पे इन्होंने शीघ्र ही अपना कब्जा कर लिया, क्षेत्राधिकार बढ़ा लिया, इसको अपने प्रांतों में मिला लिया। तो पंजाब सिंध वाले क्षेत्र पे हूणों का अटैक हो रहा है हिंदू कुश के जरिए। और भारत के अंदर जब तक ये आते हैं, धीरे धीरे एक लंबे इतिहास में इनका भारतीयकरण हो जाता है। तो कुछ शासक का नाम आता है भारत में। ये बेसिक जानकारी हूणों के बारे में, थोड़ा सा, इतना आपको डिटेल नहीं जाना है, खाली याद रखना है सेंट्रल एशिया के मूल निवासी थे। सेंट्रल एशिया में
क्या था उस समय मूल निवासी के रूप में जो विदेशी आए थे, शक थे, कुषाण थे, तो हुण भी इसी तरीके से सेंट्रल एशिया में आए थे। अब जो भारत था, देखिए भारत के ये पूरा इलाके में अटैक कर रहे हैं हुण। इसमें एक शासक का नाम आता है। भारत में जब अटैक स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक शासक का नाम और ईस्वी बताना है आपको। 510 ईस्वी में तोरामाण, इसको तोरमण बोलते हैं, तोरामाण ये शासक था। कौन सा शासक था बोलेंगे? हुण शासक था। इसने एक बड़े क्षेत्र में शासन किया था। कौन कौन सा क्षेत्र था हुणों के अधीन? जो तोरमाण है ये बाद में जैन बन जाता है। फिलहाल ये समझिए कि कौन कौन सा क्षेत्र पे शासन करता था तोरमाण। तो बोले कि तोरमाण का शासन था राजपूताना, राजपूताना अर्थात राजस्थान, फिर बोलेंगे पंजाब, सिंध, कश्मीर, मालवा अर्थात मध्य प्रदेश। मालवा मतलब मध्य प्रदेश, राजपूताना अर्थात राजस्थान। ये पूरा इलाका जो था तोरमाण के हुणों के अधीन आ गया। और थोड़ा बढ़ा लीजिए, बोलेंगे हुण। बाद में तोड़मान अंत में जैन बन जाता है। चिनाब नदी के किनारे बस जाता है, जैन धर्म को एक्सेप्ट करता है, तो भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज का हिस्सा बन जाता है। तोड़मान का उत्तराधिकारी होता है उसका बेटा मिहिर कुल। क्या बोलेंगे? उत्तराधिकारी। मिहिर कुल। ध्यान से देखिए, दो शासक, एक तोरामण, दूसरा है मिहिर कुल। ये दोनों हुण हैं, लेकिन दोनों का भारतीयकरण हो चुका है। अब ये विदेशी नहीं रह गए, भारतीय समाज के अंग बन गए हैं। तो मिहिर कुल भी है इसका उत्तराधिकारी। पिताजी से मिला हुआ जो साम्राज्य था भारत के अंदर में, इसने बरकरार रखा। एक निरंकुश शासक के रूप में जाना जाता है। हुणों के बारे में बोला जाता है बहुत क्रूर थे, निरंकुश थे, अत्याचारी थे। मिहिर कुल को भी यही गुण प्राप्त हुआ था। क्या बोलेंगे? क्रूर शासक था, निरंकुश था। इसे कई भारतीय शासकों ने पराजित किया था और मिहिर कुल ने अंत में मगध तक के इलाके में अटैक किया था। यहाँ था मगध तक आगे अटैक हुआ था। देखिए सबसे पहले तो मिहिर कुल का उल्लेख करता है दो महान जो राइटर हुए हैं, और एक इसमें से चीनी। पहला नाम है हैन सॉन्ग, ये चीनी विद्वान है। हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, अर्थात गुप्त काल के बाद आया था। हैनसोंग ने उल्लेख किया है मिहिर कुल का। दूसरा जो है कल्हण है। कल्हण, इनकी किताब का नाम यहाँ नोट कर लेंगे। किताब का नाम है रजत तरंगिणी। रास तरंगिणी, देखिएगा, रास तरंगिणी, रजत तरंगिणी ऐसा लिखा जाएगा। कल्हण की रजत तरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में है। पूरा एक कश्मीर में जो इतिहास है किस तरीके से सीक्वेंस तरीके से है, ये कल्हण की रजत तरंगिणी में मिलता है। संस्कृत भाषा में है और पहला संस्कृत में इतिहास लिखने का काम किया था कल्हण ने। तो उन्होंने भी मिहिर कुल के बारे में बताया है कि क्रूर और निरंकुश था। हैनसोंग भी उल्लेख करता है मालवा तक पे अधिकार कर लिया था। मालवा के शासक केशव वर्मन ने इसको बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। बाद में गुप्त शासक थे बालादित्य ने भी मिहिर कुल को पराजित किया था। मिहिर कुल अंतिम समय में अटैक किया था, क्या बोलेंगे, मगध तक। मगध पर भी इसने आक्रमण किया था। तो हुआ क्या, ऑलमोस्ट बार बार आक्रमण से जो गुप्त थे उत्तर भारत में शासन करते थे, गुप्त कमजोर पड़ गए। गुप्त साम्राज्य के पतन में एक कारक ये भी था हुणों का अटैक। तो गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ था, लेकिन मेन कारण क्या था गुप्त साम्राज्य के पतन का? तो हुणों का अटैक नहीं था, सामंत था। गुप्त साम्राज्य का पतन का सबसे बड़ा कारण था सामंत। इसको आपको अलग से पढ़ना है। सामंतवाद होता क्या है, सामंतवाद वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आप पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये समझना होगा कि हुणों का लगातार अटैक भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र और उत्तरी भारत में हो रहा था। इससे गुप्त साम्राज्य की बहुत सारी आर्थिक संपत्ति
और सहन शक्ति जो है नुकसान हो रहे थे हुणों के अटैक के कारण। हुणों का अंतिम समय में अटैक मगध में हुआ था। दो महत्वपूर्ण हुण शासक तोरमान मिहिर कुल दोनों का एक ही काल लिखेंगे आप। धीरे धीरे हुण भी समाप्त हो गए और भारतीय समाज के अंग बन गए। इसके बाद जो आता है हर्षवर्धन का काल आता है। तो ये है आपका हुणों के बारे में। देखिए जो हुणों को अगर पूछता है कि किसने पराजित किया था, एक शासक का नाम याद कर लेंगे मालवा का, या और एक शासक बढ़ के दो शासक पहले याद करिए। भानुगुप्त, भानुगुप्त ने पराजित किया। दूसरा है यशोवर्मन, यशोधर्मन, ये दो शासक ने गुप्तों को पराजित किया था। और तीसरा खुद गुप्त थे बालादित्य। लेकिन ये पूछेगा नहीं आपसे, खाली आपको इतना याद रखना है जो हुण थे उनको भी भारतीय शासकों ने पराजित किया था। तो ऐसा नहीं था कि हुण ही शक्तिशाली थे, इनको पराजित नहीं किया जा सकता था। ये भी बार बार पराजित हुए थे और भारतीय शासकों से ही पराजित हुए थे। अब हम देख लेते हैं एक बार राजनीतिक व्यवस्था गुप्तों की किस तरीके से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उनका। जो पॉलिटिकल सिस्टम है तो इसमें आपको पढ़ना होगा गुप्तों का। गुप्तों का राजनीतिक व प्रशासन किस तरीके का इनका पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। सबसे पहले समझिए जो गुप्त सम्राट थे किस तरीके की उपाधि धारण करते हैं। गुप्त साम्राज्य में जो राजा था इनकी उपाधि कुछ इस तरीके से रहती थी। परमाद्वैत, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, फिर बोलेंगे इसमें सम्राट, चक्रवर्ती, तो इस तरीके से ये उपाधि पहले धारण करते थे। कौन धारण कर रहा है बोलेंगे राजा इस तरीके की उपाधि धारण करता था। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमाद्वैत, परमेश्वर, चक्रवर्ती, सम्राट या सम्राट, पृथ्वीपाल, दिग्पाल, और भी नाम है, बहुत सारे उपाधि धारण करते थे। पृथ्वीपाल, दिग्पाल, जिसने पूरा दुनिया जीत लिया हो, जिसने पृथ्वी जीत लिया हो। परमेश्वर अर्थात शिव भगवान की तरह एक पूजे जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो राजा थे या गुप्त साम्राज्य उसमें देव सिद्धांत का अधिकार था। क्या बोलेंगे? देव सिद्धांत। ये समझिएगा शब्द है जो गुप्त राजा थे अपने आप को भगवान का प्रतिनिधित्व बोलते थे कि भगवान ने भेजा है इनको शासन करने के लिए, शासन करने का इनका एक अधिकार है। तो देव सिद्धांत इसे ही बोला जाता है। भारतीय इतिहास में बहुत सारे राजा थे जो अपने आप को ईश्वर का या तो दूत बोलते हैं या तो फिर अपने आप को कि ईश्वर के द्वारा हम भेजे गए शासन करने के लिए इस रूप में। तो देव सिद्धांत से युक्त थे अर्थात ईश्वर के प्रतिनिधि। ईश्वर के प्रतिनिधि, ईश्वर के दूत। तो यही है देव सिद्धांत। इसमें गुप्त सम्राट और गुप्त शासक भी इस तरीके की उपाधि धारण करते थे। शासन प्रणाली कैसे थी? तो राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, अर्थात जो शासन प्रणाली थी बोलेंगे वंशानुगत थी, उत्तराधिकारी का नियम। एक राजा उसका बेटा ही बड़ा वाला जो रहेगा वो राजा बनेगा, शासन करेगा। तो शासन प्रणाली वंशानुगत थी। पुनः जो राजा होता था, पहले राजा के बारे में पढ़ रहे हैं आप, ये जितना ही पढ़ रहे हैं आप ये राजा के बारे में पढ़ रहे हैं।
इसके बाद जो राजा होता था, राजा के पास मंत्री परिषद होते थे। हर जगह हर राजा के पास मंत्री परिषद रहते थे। ऐसा नहीं था कि राजा 100% निरंकुश हो और शासन करे। मंत्री परिषद होते थे, बुजुर्ग विद्वान होते थे, तो समय समय पे ये सलाह देने का काम करता था मंत्री परिषद। अधिकारी गण थे, तो अधिकारी हो या मंत्री परिषद हो, इसकी सलाह मशवरा पे राजा काम करता था, कोई भी डिसीजन लेता था या फैसला सुनाता था। तो कुल मिला के राजा अंतिम में सुप्रीम था, लेकिन फिर भी एक बार सलाह मशवरा लेता था। जो एक पॉलिटिकल सिस्टम के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों का हेड राजा हुआ करता था। कानून भी राजा बनाएगा, फैसला भी राजा करेगा, और आपका कानून को लागू करने वाला भी राजा होगा। तो उस समय था वंशानुगत प्रणाली, कोई डेमोक्रेसी तो नहीं थे, लेकिन हमेशा प्रजा की भलाई के लिए राजा काम करता था, कभी भी विदेश भावना रख के काम नहीं करता था। तो ये मंत्री परिषद वगैरह। देखिए अधिकारी में अब थोड़ा सा नाम आता है, अधिकारी गण। जो आधिकारिक दरबार में, जो राजा का दरबार था, बोलेंगे राज दरबार में 2 प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख है। एक है प्रतिहार, दूसरा महाप्रतिहार। जो प्रतिहार है, महाप्रतिहार, बाद में आपको प्रतिहार साम्राज्य पढ़ना होगा। ये प्रतिहार साम्राज्य पहले गुप्तों के सामंत थे, बाद में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और जो राजपूताना मारवाड़ क्षेत्र में शासन किए। तो प्रतिहार वंश के नाम से नया वंश आता है मध्यकाल में। गुप्तों के सामंत थे, दरबार में प्रमुख स्थान रखते थे। सेना, एक बार सैन्य देख लीजिए। सैन्य व्यवस्था कैसी थी? किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत सैन्य व्यवस्था हमेशा रखना पड़ता था या होना पड़ता था। इसमें था पैदल सेना, गुप्तों के पास पैदल सेना, फिर घुड़सवार, फिर हाथी सेना, अर्थात इसको अश्व सेना भी बोलिए। तो पैदल सेना थी, घुड़सवार थे, अश्व सेना थी, हाथी सेना, इस तरीके की सेना थी। कई सारे सैन्य शासकों का उल्लेख है, अर्थात जो सेना के शासन में थे, जो बागडोर संभालते थे एक विशाल सेना के। उसमें कुछ कुछ नाम आता है, जैसे सेनापति, महासेनापति, बालाध्यक्ष, महाबालाध्यक्ष। इस तरीके से सेना के प्रमुख अधिकारियों का भी उल्लेख है कि सेनापति, महासेनापति, बालाध्यक्ष, महाबाला अध्यक्ष। तो सैन्य व्यवस्था काफी मजबूत थी गुप्तों की। साथ साथ में सामंत जो थे वो अलग से सेना उपलब्ध कराते थे। इसमें कुछ बोलना है कि जरूरत पड़ने पे जो सामंत थे, सामंत अर्थात एक विशेष क्षेत्र में शासन करने वाले लोग, जमींदार समझ लीजिए, जिनकी अपनी निजी सेना होती थी, सामंत भी जरूरत पड़ने पे सेना उपलब्ध कराता था। तो ऐसा नहीं था गुप्तों की अपनी ही सेना थी, निजी सेना तो थी, उसके साथ साथ सामंतों की भी सेना जरूरत पड़ने पे गुप्त साम्राज्य को अवेलेबल रहती थी। बदले में सामंत को ये क्या करते थे, तो कुछ छूट देते थे, चाहे टैक्स व्यवस्था हो या जमीन देते थे, अनुदान देते थे। इनकी एक मजबूत सैन्य व्यवस्था थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, पारदेशिक इकाइयों में किस तरीके से विभाजन था। सबसे पहले विभाजन करते हैं किसी भी क्षेत्र को जहाँ पे शासन होता था, सबसे प्रमुख जहाँ पे पूरा राजा, अर्थात जो क्षेत्र राजा के अंदर में था, क्या बोलेंगे, राजा के अंदर पूरा क्षेत्र, तो पूरा उत्तरी भाग ऑलमोस्ट गुप्तों के अधीन था, हिंदू कुश तक था। तो राजा के अधीन क्षेत्र, राजा के अधीन क्षेत्र को क्या बोला जाता था? बोला जाता था देश। इकाई पढ़ने आप, डिवीजन, एक क्षेत्र जहां पे पूरा का पूरा
राजा का शासन था जिस क्षेत्र में, वह पूरा कहलाता था देश। देश को आगे बांटा गया था भुक्ति में, भुक्ति का आगे था विषय में, विषय का आगे पै में, और पै आगे गांव में। अर्थात करंट में क्या होता है वर्तमान स्थिति में, भारत एक देश है, भारत के अंदर राज्य हैं, राज्य के अंदर क्या रहते हैं आपके जिले रहते हैं, जिले के अंदर क्या रहते हैं, तो कोई ब्लॉक रहता है या कोई तहसील रहती है, उसके अंदर गांव रहते हैं। ये एक तहसील या ब्लॉक में नगर भी हो सकते हैं, गांव भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से डिवीजन है पूरा क्षेत्र का। उस समय आर्वत जो गुप्तों के अधीन थे देश कहलाते थे, उसके नीचे भुक्ति, फिर विषय, फिर पे और गांव। देखिए यहाँ पे देश का प्रमुख कौन था, राजा था। जो भुक्ति था इसका प्रमुख कौन था, बोलेंगे उपरिक या गोपना। पुनः विषय का विषयपति। पै जो था 10 गांव का समूह था, और अंत में ग्रामिक, अर्थात ग्रामिक क्या था, मुखिया था। पै बीच में कहीं कहीं मिलता है कि 10 गांव का समूह पै कहलाता है। पै क्या था, 10 गांव का समूह, मान लेते हैं ब्लॉक एक तरीके से। विषय क्या था, तो इसको जिला बोल दिए करंट में। भुक्ति क्या था, तो ये प्रांत था। और ये क्या है, तो देश, देश है, प्रांत है। तो क्या ये है, देखिए कभी कभी पूछ लेता है, जो उपरिक था ये, इसको भूपति बोलते थे, इसका हेड, अर्थात भोक्ति क्या क्षेत्र है, एक साइड में शासन करने वाले ये हैं, तो भोगपति उल्लेख है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्थानीय शासन में। गांव तो देख लिए, ग्रामीण अर्थात मुखिया होता था, और जो शहर था तो इस पे भी स्थानीय व्यवस्था थी, शासन होते थे। तो शहरी प्रणाली थी, अर्थात स्थानीय निकाय दोनों थे, अर्थात गांव और शहर दोनों पे शासन होता था, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या इतने अधिकारी इंपॉर्टेंट थे, कुछ अलग भी अधिकारी हुआ करते थे। तो एक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देख लेते हैं हम। उससे पहले कुछ फैक्ट देखिए। यहाँ पे फैक्ट क्या है कि गुप्तों की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी, इनकी अपनी खुद की पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थी। गुप्तों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, बोलेंगे मौर्यों की, सातवाहन, ये सब आप पढ़ चुके हैं, मौर्य, सातवाहन, कुषाण, शक, इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इन सारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्होंने एक मिक्सर रूप में अपनाया था, और राजनीतिक व्यवस्था को। तो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थी ये, अर्थात मिला जुला था। मौर्य की राजनीतिक व्यवस्था सातवाहनों की, और शक, कुषाण जिससे जो साम्राज्य हुआ करते थे, इनकी राजनीतिक व्यवस्था का एक मिक्सर था, पहला नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या बोलेंगे, इसकी पॉलिटिकल सिस्टम में एक नया शब्द आता है विदेश मंत्री। उसके लिए संधि विग्रह, जो विदेश मंत्री होता था, विदेश मंत्री के लिए एक शब्द आता है संधि विग्रह। कभी कभी पूछ लेता है ये क्या था, बोलेंगे संधि विग्रह था, संधि करने वाला। विदेश मंत्री एक नया पद था, नया शब्द मिल जाते हैं, ये थोड़ा सा नया था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। अब ये 9 रत्न कौन हैं, जो विक्रमादित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे, साथ साथ में किसी फील्ड के विशेषज्ञ थे, ये थे। तो इस तरीके से कोई महत्वपूर्ण प्रतिहार और परमार जैसे शासक जो थे, इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या बोलना है आपको, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, इसके दरबार में 9 रत्न हैं। कई सारे भारतीय शासक हैं जिनके दरबार में महान विद्वान रहते थे। तो जैसे अकबर के 9 रत्न आप पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, इसके दरबार के 9 रत्न पढ़ेंगे। फिर एक शिवाजी है, उनका भी दरबार था, अष्टप्रधान कहलाता था। फिलहाल यहाँ पे देखिए कौन कौन से लोग थे। सबसे पहले बोलिए हरिसेन, जानते हैं हरिसेन को, प्रयाग प्रशस्ति के राइटर हैं।
क्या बोलेंगे, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख, इन्होंने लिखा है, राइटर थे ये इलाहाबाद स्तंभ लेख। सेकंड नंबर पे कालिदास। तो कालिदास के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, शाकुंतला, विज्ञान शाकुंतला, और क्या है इनका, मालविका अग्निमित्र जैसे किताब लिखा है इन्होंने। थर्ड नंबर पे बोलेंगे बरूची। फोर्थ नंबर पे बोलेंगे शंकु। फिफ्थ नंबर पे क्या बोलेंगे, ब्राह्मीर। सब बता रहा हूं मैं आपको कौन कौन से, फिलहाल एक बार नाम याद कर लीजिए आप, हरिसेन, कालिदास, बरूची, शंकु, फिर है अमर सिंह, बैताल भट्ट, और कौन सा छूट रहा है इसमें, तो क्या छूट रहा है इसमें, साथ में 8वें नंबर पे देखिए धन्वंतरी है, और 9वें नंबर पे क्या बोलेंगे, धन्वंतरी के बाद हरिसेन, कालिदास, बरूची, शंकु, ब्राह्मणी, अमर सिंह, बैताल भट्ट, धन्वंतरी, कल्पर्ण, पहाड़। अब एक एक देख लेते हैं इसमें। हरिसेन राइटर हैं, कालिदास भी राइटर हैं। सारे 9 रत्नों में से सबसे जो विभूति महान हुए वो थे कालिदास। बरूची कौन था, तो बोलेंगे बरूची ग्रामर लिखने वाले बहुत बड़े व्याकरण शास्त्री थे बरूची। शंकु कौन थे, आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्चर अर्थात बड़ी बड़ी बिल्डिंग आवास बनाने वाले जो रहते हैं आर्किटेक्चर कहलाते हैं, तो शंकु थे आर्किटेक्चर। ब्राह्मणी कौन थे, ये महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने बृहद संहिता लिखी है, इनकी किताब का नाम है बृहद संहिता। गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री हैं, मैथमेटिशियन हैं, ज्योतिष शास्त्री सब हैं, ब्राह्मणी बहुत बड़े विद्वान थे। बृहद संहिता इनकी किताब का नाम है, बृहद संहिता। अमर सिंह कौन है, ग्रामर वाले हैं, अमर कोश लिखा था, संस्कृत में है अमर सिंह, इन्होंने व्याकरण पे किताब लिखी है, संस्कृत व्याकरण में अमर कोश। बैताल भट्ट कौन है, जादूगर हैं, बोलेंगे जादूगर बैताल भट्ट, नाम भी सुनते होंगे कि विक्रमादित्य के पीठ पे सवार बैताल भट्ट अर्थात जादूगर। धन्वंतरी कौन है, यहाँ पे देख लीजिएगा एरो का निशान देख के, बहुत बड़े चिकित्सक है, तो चिकित्सक हैं, बहुत बड़े फिजिशियन डॉक्टर थे धन्वंतरी। कल्पर्ण कौन है ये, तो खगोल शास्त्री हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न देख के पता चलता है कि इनका दरबार एक से एक विद्वानों के द्वारा भरा हुआ है, विद्वानों से सलाह मशवरा लेते होंगे तभी जाके कोई काम करता था। जो मेन अधिकारी गण थे वो शायद फीके पड़ जाते होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। तो एक से एक है, एक साइड ये लोग हैं, इनकी उपलब्धि ये है, तो लिख लेंगे आप ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए टू डू आईएएस के साथ।